गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जीएसटी के अंदर नया टॉपिक ले रहे हैं। बड़ा इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर्स, यानी जीएसटी के अंदर जो या तो गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं या बोथ की सप्लाई करते हैं, ऐसे सप्लायर्स के ऊपर ये प्रोविजंस लागू होते हैं रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी जो जीएसटी एक्ट है उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद में उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो निर्धारित होगी। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है या तो इस एक्ट के अंतर्गत कंपलसरी है, कंपलसरी होने पर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन आता है वो है ऐच्छिक, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो कहलाता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन यानी ऐच्छिक पंजीयन। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 22 to 30 दे रखा है, यानी सेक्शन 22 से सेक्शन 30 के बीच में ये प्रोविजन अपने को दे रखे हैं। और इस प्रोविजन के बेसिस के ऊपर अपने को इस चैप्टर के अंदर देखना है। तो कुछ जो सेक्शन अपने को इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं वो अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपना फर्स्ट जो पॉइंट है वो दे रखा है इसके अंदर पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, यानी कौन जो व्यक्ति है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उनको रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन दे रखा अपने को 20, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर वो दे रखा है इसके अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी अनिवार्य पंजीयन। इनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है यदि वो जीएसटी एक्ट के अंदर स्पेसिफिक कैटेगरी में आ रहे हैं या स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। इसका जो प्रोविजन का सेक्शन है अपना वो है सेक्शन 20। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, यानी ऐच्छिक पंजीयन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पंजीयन करवा लेते हैं। ये सेक्शन अपना है सेक्शन 25 और इसका सब सेक्शन दे रखे हैं 30, ठीक है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिम्ड रजिस्ट्रेशन। डिम्ड रजिस्ट्रेशन के अंदर इसका मतलब ये है कि उसको इस जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड मान लिया जाता है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। ये सेक्शन है बड़ा अपना सेक्शन 26 के अंदर, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, बाय प्रॉपर ऑफिस, ठीक है, उचित अधिकारी द्वारा स्वतः पंजीयन। इसका जो नियम, इसका रूल दे रखे हैं, रूल 16 जनवरी सेक्शन ये इसके अंदर उसका जो नियम है नियम 26 के अंदर ये दे रखा है। ये जो टॉपिक अपने अभी लिखे इसके अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट है पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीयन के लिए दायी व्यक्ति। दूसरा इसके अंदर है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी अनिवार्य पंजीयन। तीसरा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, यानी ऐच्छिक। उसके बाद में डिम्ड रजिस्ट्रेशन, यानी माना गया पंजीयन। और लास्ट इसके अंदर
सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर यानी उचित अधिकारी द्वारा स्वतः पंजीकरण यानी पंजीकरण भी बोल सकते हैं इसके अंदर। ये बड़ा सेक्शन इस चैप्टर के अंदर अपने को दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने को इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या है इसके अंदर? पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर सबसे पहले अपना सेक्शन आता है सेक्शन 22 सब सेक्शन इसका 1। इसके अंदर सबसे पहले अपना इस सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो पर्सन लायबल है यानी उसको इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसकी टर्नओवर की लिमिट दी गई है। ठीक है, टर्नओवर की लिमिट के अंदर इसके अंदर 3 लिमिट्स बड़ा बनाई गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये टर्नओवर की जो लिमिट है, यदि वो इस लिमिट को क्रॉस करता है उस स्थिति के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बड़ा इसमें 4 अपने को स्टेट्स दी गई है, 4 स्टेट्स दी गई है, जिसके अंदर अपने को यदि इस स्टेट्स के अंदर है तो उस स्टेट्स के अंदर यदि अपन ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करने पर अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अंदर बड़ा जो मेन स्टेट है उसके अंदर अपना है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। कौन कौन सी स्टेट बताइए इसके अंदर? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसको याद करने का सिंपल सा हो सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहिए MMNT। ठीक है, अब एक ही वर्ड से बड़ा इसके अंदर ना एम से काफी स्टेट बनती है, मध्य प्रदेश भी बनता है ना, महाराष्ट्र भी बनता है, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत माइंड में रखना पड़ेगा। इसको अपन सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अपन इसके अंदर इसी को रट के बैठ जाएं, इसके अंदर साथ में ये रखना पड़ेगा कि ये MM का मतलब है क्या। तो MM मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यदि इन स्टेट्स के अंदर अपन सप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उस स्थिति के अंदर टर्नओवर वो है 10 लाख, यानी 10 लाख से अबोव है, तो उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कितनी लिमिट बताइए इसमें? 10 लाख की, और ये दोनों के लिए है गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, यदि 4 स्पेसिफिक स्टेट की कैटेगरी है, 4 स्पेसिफिक स्टेट की कैटेगरी के अंदर अपने कौन कौन सी स्टेट लिए बेटा? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। उस स्थिति में यदि टर्नओवर की जो लिमिट है वो 10 लाख एंड अबोव है, 10 लाख से अबोव है, 10 लाख नहीं है, 10 लाख से अबोव होते, 10 लाख से अधिक होते ही उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये लिमिट है वो गुड्स और सर्विसेज है, वो दोनों की लिमिट है। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर दूसरी जो कैटेगरी है बेटा वो भी स्पेसिफिक स्टेट की दी गई है अपने को। इसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक स्टेट है वो अपन देखते हैं। देखिए इसमें इसके अंदर अपनी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना। ये 6 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना। ठीक है, तो इसको भी बड़ा अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे देखिए शॉर्ट के अंदर इसका मैंने बनाया है UPMAST। वैसे क्या बनाइए? यूपी मस्त, है ना, कुछ भी बना सकते हैं अपन। अब देखिए यूपी का मतलब उत्तराखंड,
पांडिचेरी, है ना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना। ठीक है, अब ये छोटा वर्ड के रूप में अगर अपन याद रखें तो बड़ा याद हो जाता है सिंपली। वैसे इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट बताइए आपको? वैसे ये अपना क्या बना? उत्तराखंड। अब यूपी का मतलब यूपी मत समझ लेना बड़ा, यूपी एक अलग है। यहाँ पे यूपी लिखने का मतलब यूपी समझ लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है। आप इसके कोई भी अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर देखिए उत्तराखंड, पांडिचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना, ये बड़ा इसके अंदर स्टेट मैंने बताई है। इन स्टेट्स के अंदर यदि वो कोई भी पर्सन है वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है तो इसकी जो लिमिट दी गई है वो 20 लाख यानी 20 लाख से ज्यादा हो, इसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में बड़ा नेक्स्ट इसके अंदर ये अदर्स स्टेट है। इसके जो 10 जो इसके अंदर है इसको अलग कर दीजिए। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल हो गए 36 में से अपने कितने अलग कर दिए? इसमें 10, 4 तो ये बड़ा और 6 ये 10 अलग कर दिए तो ये कितनी हो गई? 26। और 26 के लिए दे रखा है यदि 40 लाख अबव फॉर गुड्स, यदि वो गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख से ज्यादा लिमिट होने पर ही वो रजिस्ट्रेशन की लायबल है। इन केस ऑफ सर्विसेज ठीक है, सर्विसेज की स्थिति में 20 लाख अबव यानी 20 लाख से अधिक होने पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इन केस ऑफ बोथ सप्लाई यानी गुड्स की भी सप्लाई करते हैं और सर्विसेज की भी सप्लाई करते हैं, तब ये लिमिट कितनी है? 20 लाख अबव। समझ गए? तो ये बड़ा इसके अंदर अपनी कैटेगरी है। देखिए अपना पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 का जो सब सेक्शन 1 कहता है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर टर्नओवर की लिमिट है, वो क्रॉस करने पर कोई भी पर्सन है उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो लायबल है। अभी कैटेगरी बनाई इसके अंदर, इसकी कैटेगरी बड़ा इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कैटेगरी बनाई। इस 3 कैटेगरी में क्या बनाया कि इसके अंदर 2 कैटेगरी के अंदर तो स्पेसिफिक स्टेट्स है ना। अब स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 4 स्टेट ली गई है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और इसके अंदर लास्ट कौन सी है? लास्ट बड़ा इसके अंदर त्रिपुरा। ठीक है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, अगर ये स्टेट्स हैं तो उस स्टेट के लिए अपने को 10 लाख से यदि अबोव लिमिट है गुड्स और सर्विसेज की तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद में यूपी एमएसटी, इसके अंदर बड़ा देखिए उत्तराखंड, पांडिचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना। अब टी कॉमन बड़ा ध्यान रखना है ना, ऊपर वाला त्रिपुरा है और नीचे वाला तेलंगाना। ऐसी स्थिति के अंदर यदि उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख से अबोव है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज को। और अदर्स यानी 26 के अंदर गुड्स की लिमिट है वो 40 लाख एंड अबोव होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और इन केस ऑफ सर्विसेज है वो 20 लाख एंड अबोव है। यदि वो गुड्स और सर्विसेज बोथ की सप्लाई करता है, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो लिमिट है बेटा ये कितनी हो जाएगी? ये 20 लाख की रहेगी यदि गुड्स और सर्विसेज बोथ की सप्लाई करता है। ठीक है,
अब इसको देखने से एक चीज पता लगता है बेटा कि अपन ने जो ये लिमिट ली है, इस लिमिट के अंदर यहाँ पे तो 10 लाख का रजिस्ट्रेशन का लिमिट है, यहाँ पे 20 लाख का है, यहाँ पे 40 लाख का है। ये क्या चक्कर है इसके अंदर कि इसके अंदर कहीं 10 लाख की लिमिट है, कहीं 20 लाख की है, कहीं 40 लाख की है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेटा कि ये जो स्टेट्स ऊपर अपने को दे रखी है ना, 10 लाख एंड अबव, 20 लाख एंड अबव जो अपन ली है, ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है। और इन स्टेट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना रजिस्ट्रेशन करवाए जीएसटी के अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा कि रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होगा? यदि बेटा ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जीएसटी के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि ये गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने से पहले यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन इनसे सप्लाई लेना चाहता है, इनवर्ड सप्लाई करना चाहता है, तो पहले ये देखेगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। और ये बेटा जब रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो इनसे सप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई कई अगर वो सप्लायर है, वो यदि गुड्स खरीदता है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है और ये अनरजिस्टर्ड है, तो इसको सप्लाई के ऊपर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर, और दूसरी बात है कि अभी ये छोटे रूम में बिजनेस कर रहे हैं, यदि ये अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इनका जो लेवल ऑफ जो इसके अंदर टर्नओवर है वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये लिमिट को ध्यान में रख के ज़्यादा इस सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेंगे। इसलिए इनको मोटिवेट करने के लिए कि अपनी सप्लाई है वो बढ़ाए, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे, रजिस्टर्ड पर्सन से इस गुड्स परचेज करें। यदि इन्होंने क्या है कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स की इनवर्ड सप्लाई ली है, तो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। वो उनकी कॉस्ट में जुड़ेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा में सेल करेंगे। ज़्यादा में सेल करेंगे तो बेटा सीधी सी बात है, कम रेट से अपन परचेज करना चाहेंगे इसके अंदर, तो इनकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो पाती। इसलिए इनको मोटिवेशन देने के लिए ये जो लिमिट है वो 10 लाख और 20 लाख की है इसके अंदर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बेटा इसके अंदर ये है कि यदि आप जीएसटी के अंदर लायबल है तो इसके अंदर टर्नओवर का लिमिट है, और ये जो टर्नओवर का लिमिट है ये बेटा 1 अप्रैल 2019 से लागू है। उससे पहले तो इसकी अलग अलग कैटेगरी थी, डेट वाइज थी। लास्ट ईयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था इसके अंदर, क्योंकि डेट वाइज इसके अंदर तो टर्नओवर उसकी लिमिट चेंज हुई। लेकिन 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड है, ये अपना सेम एक ही रेट से चल रहा है। तो आपको ये रेट ध्यान रखनी है। इस रेट के अंदर यदि आप आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है, लायबल हो जाते हो आप रजिस्ट्रेशन के लिए। यदि आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं किया, इस लिमिट में नहीं आते तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। ये सेक्शन अपना 22(1). उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर वो अपना सेक्शन 22(2), यानी सब सेक्शन 2 है इसका, सेक्शन 22 सब सेक्शन 2। ये सेक्शन देखिए क्या कहता है आपका, ये कह रहा है कि यदि कोई पर्सन एक ड्यू डेट से पहले या इस एक्ट के लगने से पहले किसी अदर एक्ट्स के अंदर, यानी वेट, सीएसटी है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स के अंदर मान लीजिए रजिस्टर्ड हो, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और उस स्थिति के अंदर बेटा जब ये जीएसटी लगा तो जो पुराने जो अपने जो टैक्स थे या जो पुराने टैक्स के जो स्ट्रक्चर थे वो तो एलिमिनेट हो गए, यानी उसको तो बंद कर दिया, और उसकी जगह नया टैक्स आ गया, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स देने के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 22 और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि यदि इस टैक्स से पहले यदि कोई भी व्यक्ति नियत तिथि को किसी पहले के एक्ट के अंदर पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड है, तो उसे इस एक्ट के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल माना जाएगा, यानी वो टैक्स चुकाने के लिए लायबल होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इसका पॉइंट अपना सेक्शन 22(2) है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सेक्शन 22(3). ठीक है, तो देखो बेटा सेक्शन 22(1) ये तो उसका टर्नओवर का लिमिट बताता है, और सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इससे पहले यदि किसी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन है
तो उसको इस एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल माना जाएगा, यानी उसको इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा कि सेक्शन जो 22 अपना ये 3 है, 2 तो ऊपर हो गया 3, ये कहता है कि यदि कोई भी पर्सन कोई भी एसेट्स या तो ट्रांसफर के द्वारा या एग्जीक्यूशन यानी उत्तराधिकार के अंतर्गत यदि कोई भी एसेट्स या कोई भी रनिंग बिजनेस यदि उसको प्राप्त होता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, यानी ऐसा बिजनेस या ऐसा व्यक्ति जो किसी अदर पर्सन को उत्तराधिकार के अंतर्गत या स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के अंतर्गत अपने बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस व्यक्ति को ये बिजनेस ट्रांसफर किया गया या उसको उत्तराधिकार के अंदर प्राप्त हुआ है, उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है। क्या बताया इसके अंदर, यदि कोई व्यक्ति जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या ऐसे व्यवसाय को कर रहे हैं जो उसके अंदर जीएसटी एक्ट के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उसके लिए वो रजिस्टर्ड है, अब वो व्यक्ति अपना बिजनेस किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर करता है तो या तो ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करता है या उत्तराधिकार के अंदर किसी व्यक्ति को ये अपना बिजनेस से देता है, तो जिसको उत्तराधिकार के अंदर बिजनेस प्राप्त हुए या जिसने उस ट्रांसफर किए हुए बिजनेस को प्राप्त किए उस व्यक्ति को इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है। तो ये अपना सेक्शन इसके अंदर 3 है। तो सेक्शन 3 इसका क्लियर बड़ा, इसके अंदर ये इसकी कंडीशन है कि इसके अंदर यदि वो इस प्रकार का बिजनेस प्राप्त करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद बड़ा एक नीचे नोट है इसके अंदर, ये है एग्रीगेट टर्नओवर और सेल्स में टैक्सेबल पर्सन द्वारा की गई टोटल सप्लाईज है उनको सम्मिलित किया जाएगा, चाहे ऐसी सप्लाई है उसने स्वयं की हो या ये सभी सप्लाई है वो प्रिंसिपल के लिए की हो। मतलब जो अपना ये टर्नओवर का जो लिमिटेड है ना, उसके अंदर जितनी भी सप्लाई है उसके द्वारा की गई सप्लाई को इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे उसने स्वयं ऐसी सप्लाई की हो या प्रिंसिपल के लिए ऐसी सप्लाई की है, तो उस स्थिति के अंदर उसके एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर ये अपने पॉइंट थे, इसके अंदर बेसिकली 3 पॉइंट है, जिसके अंदर फर्स्ट अपना टर्नओवर की लिमिट बताता है, सेकंड इसके अंदर अपना जो ये बताता है कि इस एक्ट से पहले सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इस एक्ट से पहले यदि उसका कहीं दूसरे एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो उसको इस एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। तो ये सेक्शन बताते हैं। सेकंड थर्ड इसका अपना सेक्शन 22(3) है, यानी सब सेक्शन 3 है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को बेच देता है या ट्रांसफर करता है या एग्जीक्यूशन के अंदर देता है यानी उत्तराधिकार में देता है, तो और वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जिसको उत्तराधिकार के अंदर या ट्रांसफर किया गया वो पर्सन भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल माना जाएगा, उसको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है। ये बड़ा कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन ने लिए इसके अंदर ये लास्ट एक नोट भी बताया था कि इसमें टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर में टैक्सेबल पर्सन द्वारा की गई ऐसी टोटल सप्लाई को लिया जाएगा। ऐसी सप्लाई चाहे उसने स्वयं की हो अथवा उसके सभी प्रिंसिपल की ओर से की हो, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद में एक नोट और भी बड़ा, यदि जॉब वर्कर किसी भी कार्य को करता है या किसी भी गुड्स के ऊपर जॉब वर्क करता है, तो वो जो सप्लाई है वो जॉब वर्कर की सप्लाई नहीं मानी जाएगी, बल्कि उस प्रिंसिपल की सप्लाई मानी जाएगी, उस प्रधान की सप्लाई मानी जाएगी जिसने जॉब वर्कर को वो सप्लाई है वो जॉब वर्कर के लिए दी है इसके अंदर। ठीक है। यानी कोई मान लीजिए जैसे अभी इसका बताया कोई फर्नीचर बना रहा है, उसके अंदर फर्नीचर के अंदर फर्निशिंग का काम है या उसको डेकोरेट इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, इस प्रकार के जो वर्क है वो बड़ा क्या कहलाते हैं, जॉब वर्क कहलाते हैं। तो वो जॉब वर्कर की सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल की सप्लाई के अंदर इसको शामिल किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। ये बड़ा कुछ अपने पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 22
सेक्शन के अंदर है कि पर्सन कौन इसके अंदर जीएसटी के अंदर लाइबल होगा। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना सेक्शन 24। इसके अंदर बड़ा बीच में एक सेक्शन आता है 23, इसमें नहीं, अपनी बुक में भी इसमें नहीं दे रखा, लेकिन 22 है ना, और 24 उसके बीच में जो 23 सेक्शन है वो कहता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए उसको एग्जेम्प्टेड माना गया है ना। अब देखिए सेक्शन 22 है वो तो कहता है रजिस्ट्रेशन है ना करवाना होगा इसके अंदर। अब सेक्शन 23 कहता है वो कि एग्जेम्पशन बिल दे रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, और सेक्शन 24 है वो कह रहा है कि इसके अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर उस सप्लायर की सिचुएशन देखी जाएगी कि वो सेक्शन 22 के लिए एलिजिबल है, सेक्शन 23 जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या एग्जेम्पशन किया गया है उसको, या रजिस्ट्रेशन के लिए वो एग्जेम्प्टेड है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, या सेक्शन 24 जिसके अंदर है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन इसमें अपने इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 23 से रिलेटेड बड़ा पॉइंट नहीं दे रखा है, इसलिए अपन उसके ऊपर तो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपना जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है इसके अंदर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 22 तो बड़ा समझ में आ गया। फर्स्ट 22(1) तो इसकी टर्नओवर, सेकेंड 22 सब सेक्शन 2 उसका यदि इससे पहले किसी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन है तो इसके लिए उसको लाइबल माना जाएगा। तीसरा, यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन या अपने ऐसे बिजनेस को जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उसको ट्रांसफर करता है, एग्जीक्यूशन के अंदर देता है, तो उसको जिसको एग्जीक्यूशन के अंदर मिला है, उत्तराधिकार में मिला है या जिसको ट्रांसफर किया गया उसको जीएसटी के लिए लाइबल माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल माना जाएगा। ठीक है, ये बड़ा कंप्लीट अपना नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज के लिए बड़ा ओके।